गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रविंद्र कुमार आपका हमारे स्टडी चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने 6th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, वो स्टार्ट की हुई है। उसमें 2 लेसन हम पहले कर चुके हैं। तीसरा जो चैप्टर है हमारा, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, वो हम इसमें करेंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो यही पढ़े थे कि किस तरह से मानव जीवन है वो आधुनिक जीवन की तरफ है। वो उसने पत्थरों से औजार बनाने लगा, वो आधुनिक जीवन की तरफ आने लगा। तो इसी तरीके से इसमें जो संग्रह से उत्पादन तक है, मतलब पहले वो भोजन का केवल संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। जैसे वो आखेट करता था, शिकार करता था और उसको इकट्ठा करता था। उसके बाद किस तरह से उसने उत्पादन करना है वो शुरू किया, वो इस लेसन में हम शुरू करेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले है खेती और पशुपालन की शुरुआत। कि सबसे पहले खेती है उसने कहाँ पे शुरू की, पशुपालन की शुरुआत उसने कैसे की, किस जानवर को उसने पालतू बनाया। तो इस बात की यदि हम इससे पहले हमने चर्चा की थी कि जो दुनिया की जलवायु है वो 12,000 साल पहले बदल गई का मतलब क्या है कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि बहुत सारी जगह पे जो बर्फ़ है वो जमी हुई थी। तो जब बर्फ़ जमी हुई थी तो उसमें जो घास है वो नहीं हो सकती थी। जब घास नहीं हो सकती थी तो वहाँ पे पशु है वो नहीं रहते थे इतने। लेकिन 12,000 साल पहले है वो जलवायु में बदलाव आया, गर्म जलवायु हो गई, जिसके कारण बर्फ़ है वो पिघल गई और बड़े बड़े घास के मैदान है धरती पे वो बन गए। तो जब बड़े बड़े घास के मैदान बने तो लोगों का ध्यान गया कि कहाँ कहाँ पर खाने योग्य वनस्पति है वो मिल सकती है, कि खाने योग्य जो पौधे हैं वो कहाँ पे, जिनके बीज खाए जाते हैं या फल खाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पर मिल सकते हैं। या बीज है वो अपने उनके जो डंठल लगा हुआ था उससे टूटकर कैसे गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उससे पौधों का निकलना किस प्रकार होता है, कि जो गिरे हुए बीज हैं वो किस प्रकार नए पौधों के रूप में उगते हैं और उनसे किस प्रकार पौधे निकलते हैं। ये मनुष्य ने 12,000 साल पहले देखना है वो स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने जब ये पौधे उगे, अपने आप उन्होंने उगाए नहीं, जो बीजों का अंकुरण हुआ डंठल से, जैसे ही क्योंकि पौधे उगे और उसके बाद उसके जो डंठल थे बीज टूट के नीचे गिरे और उनका अंकुरण हुआ। अंकुरण मतलब वो उग गए, तो उससे पौधों है बनने स्टार्ट हो गए। और मनुष्य ने ये देखा कि पौधे उनके काम में आ सकते हैं, तो उन्होंने उनकी देखभाल है वो शुरू कर दी, पौधों की देखभाल शुरू कर दी और इनकी रक्षा करने लगे। पौधों की किनसे, जो चिड़ियां हैं या जानवर हैं इनसे इनकी सुरक्षा की, ताकि वो ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। और इस प्रकार धीरे धीरे जो पहले एक आदि मानव था, जो जंगली मानव था, वो क्या बन गया, एक कृषक बन गया, किसान बन गया, खेती करने लगा। और इसी प्रकार यदि हम देखें तो पहले घरों के आसपास ये चारा रखते थे। जैसे ये कृषक बने तो घरों के आसपास चारा भी रखने लगे और जानवरों को आकर्षित किया अपनी तरफ और उनको पालतू बनाया। ये नहीं है कि किसी भी जानवर को वो पालतू बनाना चाहा होगा और उसको पालतू बना लिया। ऐसे जानवर जो अहिंसक होते थे, यानी ज़्यादा मनुष्य के जल्दी पास आ जाते थे, जो ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा सकते थे या हानि नहीं पहुंचाते थे, उन जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया। और सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कुत्ते को सबसे पहले हम कहें तो कुत्ते को पालतू बनाया गया, सबसे पहले जो इन्होंने पालतू बनाया। इससे आगे हम करते हैं कि उसके बाद खेती करने लगा। तो खेती जब करेगा तो वो प्रक्रिया क्या होगी, बसने की प्रक्रिया होगी ना वो। क्योंकि यदि खेती करेगा, ये तो है नहीं कि खेती यहाँ पे आज बीज छिड़क दिया, खेती कर ली और फिर यहाँ इस जगह को छोड़ के किसी और जगह चला गया। क्योंकि जब खेती करेगा, बीज उसमें छिड़केगा, फसल उगाएगा, तो उसकी सुरक्षा भी तो करनी जरूरी होगी। उसके बाद उस फसल को काटना भी है, उसके बाद उस अनाज का भंडारण भी करना है, मतलब उसको अनाज को इकट्ठा भी करना है। तो ये सारी चीज़ है वो बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत आ गई। तो मनुष्य ने सबसे पहले जैसे वो संग्रहण करता था, उसके बाद उसने पौधों की देखभाल करनी स्टार्ट की, उसके बाद जानवरों को पालना स्टार्ट किया और इस प्रकार उसकी ये प्रक्रिया वो बसने की प्रक्रिया हो गई। कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो जो पौधा उगाना है, जानवरों की देखभाल करना है, जानवरों को पालना है, इसको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। लोगों ने पौधों को चुना है
जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। तो ये नहीं कि ऐसे पौधों को चुना हुआ जिसमें बिल्कुल छोटे दाने होते थे, ऐसे पौधों को चुना था जिसमें थोड़े से दाने हैं वो बड़े हों। जैसे उस समय जो ज़्यादा चुने गए थे, जौ चुनी गई थी, गेहूँ चुना गया था, चना है वो चुना गया था, तो बड़े दाने वाले या फिर जिसकी दालें बन सकती थी, ऐसे पौधों को उन्होंने चुना था। और पालने के लिए उन जानवरों को चुना जो आगे जल्दी से प्रजनन कर सकते थे। जल्दी से प्रजनन का मतलब जो अपने बच्चों को जल्दी जन्म देते थे और आमतौर पर अहिंसक होते थे, मतलब मनुष्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो सबसे पहले कुत्ते को उन्होंने अपना पालतू बनाया, उसके बाद भेड़, बकरी और दूसरे जो मवेशी हैं जो अहिंसक होते हैं, मारते नहीं हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं, उन जानवरों को अपने पालने के लिए या उनको अपना जो पालतू है वो बनाया। ये बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये नहीं कि कोई एक आदमी है वो थोड़ी सी जगह है, या कोई एक परिवार है या एक कबीला है वो थोड़ी सी जगह खेती करता था तो पूरी दुनिया में भी इस तरह से जो बसने की प्रक्रिया वो चल पड़ी। ये प्रक्रिया है वो धीरे धीरे दुनिया में चलती रही। और ये हमने पहले भी कहा था कि लगभग 12,000 साल पहले है ये शुरू हुई थी। 12,000 साल पहले ही जो बर्फ है वो पिघली थी, मौसम में परिवर्तन आया था, जिसके कारण बड़े बड़े घास के मैदान है वो बन गए थे। उसके बाद हम करते हैं कि एक नवीन जीवन शैली, बसने की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो जो जीवन शैली है वो नए प्रकार की होगी। पहले जो जीवन शैली थी वो आदिवासी प्रकार की थी, घूमते रहते थे, शिकार करते थे। लेकिन जब इन्होंने एक जगह पे बसना स्टार्ट कर दिया, खेतों में फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया और जानवरों को पालना शुरू कर दिया, तो एक नए प्रकार की जीवन शैली है वो शुरू हो गई। फसलों को उगाने के कारण एक स्थान पर ज़्यादा समय तक रहना पड़ता था। अब पीछे भी हमने ये बात अभी की थी कि जब फसलों को उगाएंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी कटाई करने के लिए, उसमें सिंचाई पानी देने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए और उसको अनाज को निकालने के लिए काफ़ी समय तक एक जगह पर रहना पड़ेगा। इसलिए जब एक जगह पे रहना पड़ेगा तो उनको क्या है कि पहले तो गुफाओं में कहीं भी रह लेते थे, अब उनको क्या करने पड़ेंगे, अपने घर बनाने पड़ेंगे। और इस प्रकार बसने की प्रक्रिया है वो आरंभ हो गई। और एक नई प्रकार की जीवन शैली जो पहले केवल संग्रह तक, इकट्ठे करने तक, जानवरों को मारा, उनको इकट्ठा किया और किसी गुफाओं में लेके चले गए, वो रहती थी। लेकिन अब उन्होंने जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, खेती करते चले गए, तो उन्होंने एक नई प्रकार की जीवन शैली का उदय हुआ जिसमें उनको घर बनाना है वो भी जो उनके लिए ज़रूरी हो गया। तो वो भी इसके साथ साथ उन्होंने अनाज को भी आगे बचा के रखना पड़ता था। तो वो मिट्टी के अनाज को बचाने के लिए, अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बड़े बड़े वो बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बुनने लगे और ज़मीन में गड्ढा भी खोदा। गड्ढा भी खोद के कई बार वो अनाज को उसमें भंडार करते थे, अनाज का। इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं कि वो एक तो खेती करते थे, दूसरा वो जानवर भी पालते थे। तो जानवर है वो चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। कैसे खाद्य भंडार हैं? क्योंकि उस समय मनुष्य जब खेती नहीं करता था, उससे पहले जो खाता था वो कंदमूल, फल फूल जो भी उसको मिल जाता था, या ज़्यादातर मांस पे निर्भर रहता था। तो जब पशुओं को पालने लगा तो इससे क्या मिलने लगा? एक तो उससे दूध मिलने लगा, दूसरा जो मांस का एक बहुत अच्छा भंडार था, क्योंकि वो ऐसे जानवरों को पालते थे जो अहिंसक होते थे, यानी हानि नहीं पहुंचाते थे, तो उनसे आसानी से उनसे मांस प्राप्त हो जाता था। वो उन जानवरों का प्रजनन करवाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चे होते थे और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा उनको मांस मिल जाता था। कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। तो इस प्रकार जो एक आदि मानव था जो केवल शिकार करता था या केवल संग्रह करता था, अब वो धीरे धीरे उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। जीवन शैली में परिवर्तन आने के कारण वो एक जगह पर रहने लगा, खेती करने लगा, जानवरों को पालने लगा और अब जानवर उसके लिए बहुत अच्छे खाद्य भंडार है वो सिद्ध होने लगे। इससे आगे यदि हम जिक्र करते हैं कि कहाँ पे आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम पता करते हैं कि आरंभिक जो कृषक थे या पशुपालक थे वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने बसना स्टार्ट किया। तो यदि इसमें हम करें कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, कहाँ पे लोगों ने बसना स्टार्ट किया, कहाँ पे अनाजों को उगाया और किस अनाज को कहाँ पे उन्होंने उगाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, कि गेहूं कहाँ पे उगाया गया, जौ कहाँ पे उगाया गया, भेड़ बकरी कहाँ पे पाली गई, मवेशी जो जानवर होते हैं, जो भैंस वगैरह या जो और भी जानवर होते हैं जिनको पाला जाता है, वो कहाँ पे पाला गया। तो सबसे पहला जो इसका सबसे
पहली जो जगह का पता लगा है वो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान में। मैप में हम देखते हैं, देखो ये पाकिस्तान में जो ये मेहरगढ़ वाली जगह है, ये मेहरगढ़ जो बोलन, यहाँ पे बोलन दर्रा है, बोलन दर्रा जिससे यूरोप के साथ या मध्य एशिया के साथ भारत का व्यापार होता था इस दर्रे से। तो ये मेहरगढ़ है, यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ को है वो उपजाया गया था। साथ ही यहाँ पे भेड़ बकरी और मवेशी है वो भी पाले गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले हैं, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा, या तो अनाज के दाने मिले हों या हड्डियों के टुकड़े मिले हों जानवरों के, या उनके खुरों के निशान मिले हों। उन्हीं चीज़ों से पता चलेगा ना कि यहाँ पे लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे या किन जानवरों को उन्होंने पालना अपने यहाँ पाला। तो यहाँ पे दूसरा जो करते हैं कि चावल मिले हैं, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, वो कहाँ पे मिले हैं? कोल्डी हवा में। तो कोल्डी हवा कहाँ है? जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश है, जो ये रहा कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, ये जो गंगा यमुना जो घाटी है, इसका जो बेसिन है जहाँ पे इसका पानी फैलता है, गंगा का पानी फैलता है, वहाँ पे है कोल्डी हवा। और यहाँ पे चावल मिले हैं और जानवरों की हड्डियाँ मिली है। जानवरों की हड्डियाँ मिली, इसका मतलब यहाँ पे लोग जानवर पालते थे और चावल की खेती है वो करते थे। इसके बाद यदि हम देखें तो चावल और मवेशी, मिट्टी पर है वो खुरों के निशान मिले हैं, मवेशियों के, जानवरों के खुरों के निशान मिले हैं, और चावल के कुछ दाने या इस प्रकार की कोई चीजें मिली है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे चावल की खेती की जाती थी। वो महागढ़ा, महागढ़ा भी कहाँ पे है? ये भी इसी कोल्डी हवा, गंगा नदी जो है उसकी घाटी जो है, गंगा नदी की घाटी में महागढ़ा, यहाँ पर भी चावल के निशान मिले हैं, क्योंकि कोल्डी हवा में यहाँ पे भी चावल होता था, और महागढ़ा यहाँ पे भी चावल की खेती की जाती थी। और यहाँ पर भी जो मिट्टी है उसमें खुरों के निशान, मवेशियों के जो जानवर हैं उनके खुरों के निशान मिले हैं, इसका मतलब जानवरों को भी यहाँ पे पाला जाता था। इसके बाद गेहूं और दलहन, दलहन मतलब जो दाल है, जैसे चने हैं या दूसरे जो भी जितनी जिनकी दालें बनती हैं, वो फसल कहाँ पे पैदा की जाती थी? गुफक्राल, जो गुफक्राल कहाँ पे जगह है? आधुनिक कश्मीर। ये ब्रुजोम जहाँ पे है, ये ब्रुजोम के बिल्कुल पास यहाँ पे ये गुफक्राल जगह है। यहाँ पे जो गेहूं है और दलहन यानी जो दालें हैं वो उगाई जाती थी, उनके अवशेष यहाँ पे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे गेहूं और जो दलहन है उसकी खेती होती थी। तो यहाँ पर भी, क्योंकि जो नदियाँ हैं, जो आगे पंजाब में जितनी नदियाँ जाती है या पाकिस्तान में जितनी नदियाँ जाती हैं वो यहीं से होके जाती हैं। तो यहाँ पर भी उसकी घाटी है, उसकी घाटी में गेहूँ, नदियों की घाटी में गेहूँ और जो दलहन है उसकी खेती की जाती थी। इसके बाद है गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये सारे चीजों के अवशेष है वो कहाँ पे मिले हैं? गेहूं है, दलहन है, वो हमने गेहूं और दलहन हमने अभी पढ़ा था कि गुफ्र काल में जो आधुनिक कश्मीर है वहाँ पे, तो उसके बिल्कुल पास ही ब्रुजोम है, वहाँ पे गेहूं और दलहन मिले हैं, यानी दालें मिली हैं। कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, इनके भी अवशेष है वो मिले हैं ब्रुजोम में। वो भी कहाँ पे है? ये ब्रुजोम हमने निशान लगाया था कि कश्मीर में ब्रुजोम है। यहाँ पे गेहूं और दलहन के साथ साथ भेड़, बकरी, कुत्ते, मवेशी, इनके भी अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इन जानवरों को यहाँ पे पाला जाता था। उसके बाद गेहूं, हरे चने मिले हैं, वो केवल एक ही जगह मिले हैं। जो भैंस बैल वो कहाँ पे मिले हैं? चिरांद, जो हमारा जो जगह है वो आधुनिक बिहार में है। ये देखो चिरांद, जहाँ पे पटना के पास यही है आधुनिक बिहार, क्योंकि यहाँ पे भी पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। क्यों बहुत अच्छी व्यवस्था थी? एक तो यहाँ पे जो गंगा नदी है वो यहाँ पे से बहती है, दूसरी और जो नदियाँ हैं ऊपर से जो नेपाल से निकल के आती है वो गंगा नदी में मिलती है। तो चिरांद जो जगह है यहाँ पे भी जो खेती है वो की जाती थी, और यहाँ पे मवेशी भी वो पाले जाते हैं जिनकी हड्डियाँ हैं वो यहाँ पे मिली है। इसके बाद यदि हम करें कि जवार, बाजरा, जो मोटे अनाज हैं, जवार है, बाजरा है, मवेशी जो पालने की, जो मवेशियों को पालने की पता चला है, भेड़ है, बकरी है, सूअर है, वो उनके अवशेष मिले हैं हल्लूर से। इसके बाद काला चना, पीछे हमने पढ़ा था कि हरा चना वो बिहार में मिला था 94 में। काला चना कहाँ पे मिला? काला चना और मोटे अनाज साथ में, जवार, बाजरा, मवेशी जो पाले हुए हैं, भेड़, सूअर, ये हमें कहाँ से मिले? पयमपल्ली, जो आधुनिक आंध्र प्रदेश ही है, जो पयमपल्ली, ब्रह्मागिरी के नीचे जो जगह है
ये कि यहाँ पे काला चना मिला है, इसके साथ साथ काले चने के साथ साथ यहाँ पे मवेशियों के पालने के, भेड़ बकरियों के पालने के अवशेष भी मिले हैं। मतलब उनके अवशेष मिले थे, उनसे पता चलता है कि यहाँ पे जो मवेशी है वो पाले जाते थे। इसके बाद है वो ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि ये नहीं है कि ये थोड़ी सी जगह पे है तो केवल यहीं पे चीज़ें मिले हैं। ये तो कुछ आपको समझाने के लिए कुछ जो खास जगह है जहाँ पे एक तो सबसे पहला हमने कहा कि मेहरगढ़ में जो आधुनिक पाकिस्तान है वहाँ पे मिला। फिर हरा चना है वो बिहार में मिला, चिरांद में। काला चना है वो पैमपल्ली आधुनिक उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में मिला। और जो जवार बाजरा है, मोटे अनाज है, वो हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिले। और जो काला चना है वो पैमपल्ली में हमने कर लिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आपको समझाए गए हैं, जो मैप के द्वारा आपके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और जितनी भी जगह हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि नदी घाटियों में बसी हुई है। जैसे मेहरगढ़ है, ये भी क्या है कि सिंधु नदी घाटी का पानी यहाँ तक पहुँचता था। ब्रुजोम है, यहाँ से भी नदियाँ जो है, जो पंजाब की नदियाँ हैं वो यहीं से जाती थी। कोल्डी हवा और महागढ़ा है, यहाँ से भी जो गंगा और यमुना नदियाँ हैं उनके ये बेसिन में है। चिरांद है, ये भी उसी के बेसिन में है। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। ये पैमपल्ली है, ये कावेरी नदी के का पानी यहाँ पर पहुँचता है। तो जितनी भी जगह मिली है जहाँ पे अनाज उपजाया जाता था या पशुओं को पाला जाता था वो नदियों के बेसिन में, यानी वो जगह जहाँ पे नदियों का पानी पहुँचता था, ऐसी जगह पे ये हमें मिले हैं। इससे आगे यदि हम चलते हैं तो लोग क्या हुआ कि जब बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो स्थायी जीवन हो गया उनका। उससे पहले उनका जीवन स्थायी नहीं था। जहाँ पे उनको शिकार मिलता था वहाँ पे वो चले जाते थे, और उसके बाद जैसे वहाँ से शिकार मिलना बंद हुआ वो किसी दूसरी जगह पे चले जाते थे। तो उनका जीवन किसी भी प्रकार से ये नहीं था कि स्थायी था। वो गुफाओं में रहते थे, एक गुफा को छोड़ा दूसरी गुफा में चले गए। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दी, जैसे जैसे पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, उनका जीवन है वो स्थायी हो गया। यानी वो एक जगह पे बसने लगे, एक जगह पे रहने लगे। तो पुरातत्वविदों, पहले भी हम बता चुके हैं कि जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। यानी झोपड़ी और घरों के निशान कब मिलेंगे? जब लोग वहाँ पे रहेंगे, घर और झोपड़ी बनाएंगे, तभी तो निशान मिलेंगे ना। तो कुछ पुरास्थलों पर लोग, जो पुरातत्वविद हैं, उनको मिले हैं झोपड़ी और घरों के निशान। इसका मतलब लोग एक जगह पर रहने लगे थे, वहाँ पे अपने घर बनाने लगे थे या झोपड़ी बनाने लगे थे। और जो सबसे पहले जो निशान मिले हैं वो ब्रुज होम से मिले हैं। वहाँ पे जो घर मिले हैं वो धरती के नीचे बनाए हुए होते थे और उसमें पौड़ियाँ लगाई हुई होती थी, और जिनको बोलते थे गर्तवास। तो हमें पता होना चाहिए कि बुर्ज होम कौन सी जगह पे है। ये कश्मीर में है। ये हमने अभी किया था कि यहाँ पे जो बुर्ज होम है, यहाँ पे जो गेहूं और दलहन मिले हैं, तो और भेड़ बकरी मवेशी मिले हैं, तो यहाँ पे घरों के अवशेष भी मिले हैं। और वो घर जो होते थे वो धरती के अंदर बनाए जाते थे, जिनको गर्तावास बोला जाता था। और नीचे इसमें उतरने के लिए पौड़ियां हैं वो लगाई होती थी। ऐसे घरों में दोनों जगह, अंदर और बाहर, आग जलाने की जगह मिली है। तो अंदर भी आग जलाने की जगह मिली है, बाहर भी आग जलाने की जगह मिली है। इसका मतलब ये लोग उस पर भोजन, जो आग जो जलाते थे उस पर भोजन बनाते थे। और मौसम के अनुसार, यदि मौसम मान लो खराब है तो वो घर के अंदर है वो भोजन बनाते थे, और मौसम जब अच्छा होता था तो घर के बाहर भी भोजन बनाते थे वो। तो दोनों जगह पे आग जलाने की जो जगह है वो मिली है। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। जब पत्थर के औजार मिलेंगे इसका मतलब लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे एक तो अच्छा पत्थर होता था जिसको वो पत्थरों से औजार, पिछले लेसन में हम पढ़ा था कि पत्थर, लोग ऐसी जगह पे भी रहते थे जहाँ से वो आसानी से पत्थरों के औजार बना सके, ताकि जिससे वो अपना शिकार कर सके या खेती के काम है वो भी कर सके। और इन जगहों से, जो हमने ब्रुज होम जैसी जगह जो कही है, यहाँ पे ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो यहाँ ओखली और मुसल हैं, उसके अवशेष भी मिले हैं, ये भी मिले हैं, ओखली और मुसल भी मिले हैं। तो इनका प्रयोग क्या, किस लिए किया जाता था? इनका प्रयोग जो है वो अनाज को या जो पेड़ पौधे हैं उनके किसी भी प्रकार के फल को पीसने के लिए किया जाता था। और इन जो नवपाषाण युग के कुछ स्थल हैं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यानी ये लोग जब एक जगह पे रहने लगे थे तो बर्तनों का प्रयोग भी करने लगे थे। और बर्तन है वो उस समय धातु के बारे में बहुत नहीं जानते थे, क्योंकि हथियार बनाते थे वो भी पत्थरों के बनाते थे।
तो जो बर्तन बनाते थे वो किसके बनाते थे, फिर मिट्टी के बनाते थे। और कभी कभी इनको अलंकरण भी किया जाता था। ये जो बर्तन बनाते थे, अलंकरण मतलब इन पे अच्छा अच्छा कलर किया जाता था, इन पे पेंटिंग की जाती थी। जैसे भी कलर इनके पास होता था, प्राकृतिक कलर ही होता था, पेड़ पौधों से, ये पत्तों से या उनके फूलों से रंग निकालते थे और उसके बाद अपने बर्तनों को सजाने के लिए उसको कलर किया जाता था, अलंकरण है वो करते थे। लोग क्या है कि जैसे जैसे बसने लगे तो कपड़े भी बुनने लगे थे। और कपड़े किससे बुनेंगे, कपड़े बुनेंगे तो कपास की भी जरूरत होगी, तो इसलिए वो कपास है वो कपास भी उगाने लगे थे। और सबसे पहले जो कपास के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले गए हैं, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हमें, मेहरगढ़ से, जो हमने पढ़ा था, जो पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में ये वाली जो जगह है, यहाँ पे कपास के अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ से। तो लोग अब कपड़े बुनने लगे थे और कपड़े बुनने के लिए कपास को जैसे पौधों भी उपजाने लगे थे। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि मेहरगढ़ में जीवन है वो किस प्रकार का होता था, मेहरगढ़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मेहरगढ़ हमने पहले भी बताया है कि ये बोलन जो दर्रा था, वो दर्रा क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जिसको पार करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाया जा सकता है। तो ये ईरान, इराक, यहाँ जाने वाली जो रास्ता था, उसके रास्ते में जो बोलन दर्रे हैं उसके बिल्कुल पास था ये, और समतल जगह है, नदी का पानी यहाँ पे आसानी से पहुंच सकता है, तो इसलिए यहाँ पे खेती की जाती थी। मेहरगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ ये वही जगह है मेहरगढ़ जहाँ पे स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले हमने अभी भी पीछे भी बताया था, आधुनिक पाकिस्तान में वो जगह भी दिखाई थी मैप में, कि यही जो वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले जो गेहूं को उपजाया गया और पशुओं को पालना है वो स्टार्ट किया गया। मेहरगढ़ में मवेशियों की हड्डियां भी मिली है, मवेशियों की हड्डियां मिली, इसका मतलब वो दूसरे पशुओं को, भेड़ और बकरियों के अलावा दूसरे जितने पशु है, भैंस कर लो या और जितने पशु हैं, उनको भी वो पालते थे। तो पालते थे, इसीलिए उन मवेशियों की हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ में जो घर होते थे वो क्या होते थे, या तो जो चौकोर होते थे, चौकोर मतलब चारों तरफ से बराबर, या फिर आयताकार, इस तरह के, ये इनमें कमरे हैं, ठीक है, इस तरह के घर हैं वो मिले हैं। और प्रत्येक घर में 4 से ज़्यादा कमरे होते थे। जो घर जितने मिले हैं उसमें हर एक घर में 4 से ज़्यादा कमरे होते थे। इसका मतलब कुछ कमरों का प्रयोग वो भंडारण के लिए, अनाज जो उपजाते थे उसको रखने के लिए भी वो करते थे। लोगों की, मेहरगढ़ के लोग क्या मानते थे कि आदमी जब मर जाता है उसके बाद भी उसका जीवन होता है, यानी उसके बाद भी वो, उसको खाने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, और पैसा तो उस समय होता नहीं होगा, कि जो जो चीज़ें जीवित व्यक्ति जो करता है मृत्यु के बाद भी ऐसा ही जीवन होता है। तो उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। वो क्या रखते थे, मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारी कब्रें मिली हैं जिसमें आदमी के साथ बकरी को दफनाया हुआ था, कि इसका जो बकरी है उससे को बाद में खाया जा सकता है, या उसका दूध है वो निकाला जा सकता है, उससे वो अपने आगे की जो मृत्यु के बाद जीवन है वो उसको अच्छे से जी सकता है। तो मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारी कब्रें मिली हैं, बहुत सारे बर्तन उनके साथ दफनाए जाते थे कि उन बर्तनों का प्रयोग अपनी मृत्यु के बाद है वो कर सकता है। तो उन लोगों की ये आस्था थी कि आदमी जब मर जाता है उसको दफना देते हैं, उसके बाद भी वो उसकी आत्मा है वो जिंदा रहती है और वो इन चीज़ों का प्रयोग है वो कर लेती है। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हुआ, कि जब दूसरे लोक में जाएगा या उसकी आत्मा जब दूसरे लोक में जाएगी तो वो इसको खा लेगा, अपनी भूख है वो मिटा लेगा। तो ये हम देखते हैं, ये देखो, ये आदमी है वो दफनाया गया है, ये है और ये है, ये बकरी दफनाई गई है इसके साथ, ठीक है। तो इससे उनकी ये आस्था थी कि दूसरे लोक में जब जाएगा तो वो आदमी भूखा नहीं रहेगा। तो वो ये मानते थे कि एक लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, तो उस समय में जो बीच का समय होता है उसमें खाने के लिए भोजन वो इसमें दफनाते थे। आगे दूसरी जगह के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने एक जगह के बारे में पढ़ा मेहरगढ़ के बारे में, दूसरी जगह के बारे में पढ़ते हैं, दाउजली हेडिंग। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये दाउजलो हेडिंग है कहाँ पे, मैप में देखते हैं। ये देखो, ये है आसाम में, जो हमारा आधुनिक आसाम है ना, यहाँ पे है ये दाउजली हेडिंग। ये जो जगह है यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हैं वो मिली हैं। तो क्या क्या मिली है वो देखते हैं कि यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी
की एक पहाड़ी पर है। तो जो दार्जिलिंग हेडिंग नामक जो जगह है, ये एक तरफ कौन सा देश लगता है, देखो ऊपर है, असम से ऊपर ये इधर करें तो ये चीन है, और ये क्या है, ये म्यांमार है, जिसका पुराना नाम क्या था, बर्मा था। तो यहाँ पे एक जो हमारी गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर है ये दार्जिलिंग हेडिंग जगह। तो और यहाँ पे कौन सी नदी है, यहाँ पे चीन से होके हुए जो नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, आके बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो इस घाटी में, जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ये जगह है जो पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। यहाँ ओखली और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, तो यहाँ पर भी वैसे उपकरण मिले हैं। ओखली और मुसल, ओखली को खरल भी बोलते हैं, ओखली और मुसल जैसे उपकरण मिले हैं। यानी इसका मतलब लोग क्या करते थे, यहाँ पे खेती करते थे, अनाज उपजाते थे, और उस अनाज को प्रयोग करने के लिए ओखली और मुसल से उसको पीसते थे। और ये ओखली और मुसल मिले हैं वो पत्थरों के मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उपजाते थे। तो यही तो कह रहे हैं कि यदि अनाज ही नहीं उपजाएंगे तो ओखली और मुसल का करेंगे क्या। तो इसका मतलब दार्जिलिंग हेडिंग में भी लोग अनाज को उपजाते थे, और उन चीज़ों के जो अवशेष हैं, ओखली और मुसल के अवशेष, यहाँ पत्थर के अवशेष हैं, वो मिले हैं। यहाँ पे एक और दूसरे प्रकार का भी पत्थर मिला है, जेडाइट पत्थर मिला है। देखो ये नीचे दिखाया हुआ ये सारा पत्थर है ना, जेडाइट पत्थर है, पारदर्शी पत्थर है ये, ठीक है। जैसे आजकल भी इस पत्थर को बहुत सारे लोग हैं वो जो अंगूठियां हैं उसमें डाल के रखते हैं, ठीक है। ये जेडाइट पत्थर है, और ये पत्थर यहाँ पे नहीं होता था, दार्जिलिंग हेडिंग में नहीं होता था, ये चीन में होता था। तो इसका मतलब लोग क्या है कि यहाँ का लोगों का जो आना जाना था वो चीन के लोगों के साथ था। तो ये पत्थर है जो जेडाइट पत्थर है, जिससे बहुत सारी चीज़ें वो बनाई जाती थी, तो ये चीन से लाया गया था। ये पत्थर, बहुत सारा पत्थर मिला है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कास्टम के औजार और बर्तन भी मिले हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर ये कास्टम क्या होता है। तो कास्टम जो है ऐसी लकड़ी जो बहुत समय तक यदि दबी रहती है तो वो पत्थर में बदल जाती है, उसको बोलते हैं कास्टम की। तो उसके ऐसी लकड़ी जो पत्थर में बदल गई है, उनसे औजार बनाए जाते थे, उनसे बर्तन बनाए जाते थे। ये भी यहाँ पे दार्जिलिंग हेडिंग में बहुत सारी जगह पे मिली है। तो यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जगह पे, कि किस तरह से, इस पार्ट में हमने जैसे डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो लोग एक भोजन पहले इकट्ठा करते थे उससे उत्पादन पर आए, भोजन का उत्पादन करने लगे, उसके बाद उसका संग्रहण करने लगे, उसके बाद एक स्थायी जीवन है वो बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और दो जगह के बारे में जहाँ पे लोगों ने अपना स्थायी जीवन बनाया, वैसे तो जितनी जगह हमने पढ़ी थी, चाहे वो चिरांद है, पयमपल्ली है, हल्लूर है, ब्रुज होम है, कोल्डी हवा है, या मेहरगढ़ है, सारी जगह पे अपना स्थायी जीवन बनाया था। लेकिन दो जगह के बारे में जहाँ पे खास चीज़ें मिली हैं, वो एक मेहरगढ़ है जो आधुनिक पाकिस्तान में है, दूसरा दार्जिलिंग हेडिंग है जो आधुनिक असम में है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे ये पता लगता है कि लोगों ने अब एक स्थायी जीवन है वो आरंभ कर दिया था। चलो, ये हमारा तीसरा लेसन था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लेसन ठीक से समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।